नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस अध्ययनशाला में मैं पवन कुमार प्रवक्ता पंडित देव कृष्ण इंटर कॉलेज सागर उन्नाव आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस अध्ययनशाला में हम लोग उच्च पाठकों में प्रकाश संश्लेषण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में आप लोगों ने उच्च पाठकों में प्रकाश संश्लेषण भाग 1 का अध्ययन किया था। आइए उसमें आप लोगों ने क्या क्या जानकारी की थी उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं। बच्चों, इस भाग 1 में प्रकाश संश्लेषण का जो भाग 1 था उसमें आप लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रारंभिक प्रयोग क्या थे, इसके विषय में आप लोगों ने अध्ययन किया। प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में संपन्न होता है इसके विषय में जानकारी ली। हरितलवक की रचना कैसी होती है इसके विषय में आप लोगों ने अध्ययन किया। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या क्या होते हैं इसके विषय में आपने अध्ययन किया। फिर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न वर्णक कौन कौन से होते हैं इसके विषय में आप लोगों ने अध्ययन किया। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। रेड ड्रॉप और इमर्शन का प्रभाव क्या होता है इसके विषय में भी जानकारी ली गई। वर्णक तंत्र प्रथम और वर्णक तंत्र द्वितीय, जिन्हें PS फर्स्ट और PS सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, इनके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले वर्णक, जो प्रमुख वर्णक होते हैं, उनके विषय में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। आइए अब इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। और इस हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का भाग 2 है, इसके हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु जो आज का है इसमें देखते हैं क्या क्या हैं। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है इसके विषय में जानकारी होगी। हम लोग ये जान पाएंगे कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है इसके विषय में अध्ययन होगा। केल्विन चक्र किसे कहते हैं, क्या होता है इसके विषय में अध्ययन किया जाएगा। हैच और स्लेक चक्र क्या होता है, प्रकाशीय श्वसन व इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब बिंदुओं पर आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी और इसका अध्ययन होगा। इसके अंत में हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे जिसको आपको करना होगा। आइए इसके प्रथम बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि जो प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक संकल्पना क्या है। बच्चों, इस परिकल्पना के अनुसार प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है जिसमें जल या H2O जिसे कहते हैं का अपचयन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, तथा CO2 का भी अपचयन होता है जिसके द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। यह क्रिया 2 क्रम में पूरी होती है। इसे नंबर 1 पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्लोरोफिल के अणु प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। इस क्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है जिसके द्वारा ATP का निर्माण होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया को सूक्ष्म रूप में जानते हैं। यह क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इसमें ATP व NADP × 2H का निर्माण, ADP × 2H प्रयुक्त होते हैं जिनका निर्माण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ था। इस क्रिया में CO2 के अप्रकाशिक रासायनिक अपचयन के कारण द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल का वियोजन होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का वियोजन होता है और जिसके द्वारा शर्करा के अणु का निर्माण होता है। ये जो 2 प्रमुख बिंदु हैं इन दोनों अभिक्रियाओं के। अब बच्चों, हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्या होती है लाइट रिएक्शन। यह क्रिया जो होती है, प्रकाशिक प्रक्रिया जो होती है, यह हरितलवक की ग्रेना तथा थाइलाकोइड्स की कलाओं पर संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात बिना प्रकाश की यह क्रिया संभव नहीं है। इस क्रिया के बारे में सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने सन 1940 में बताया था। रॉबर्ट हिल ने, जो कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं इस अभिक्रिया के, इन्होंने बताया कि जल के द्वारा
ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, अर्थात जल के वियोजन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। जल के द्वारा CO2 के वियोजन हेतु इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स भी प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में दोनों प्रकाश तंत्रों के वर्णक तंत्रों प्रकाश किरणों का अवशोषण करते हैं और उनकी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ऑर्नन नामक वैज्ञानिक ने सन 1954 में बताया कि इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये बात ऑर्नन ने बताई थी, ध्यान दीजिएगा कि ऑर्नन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो इस क्रिया में होता है, जो कि ATP के रूप में संचित होती है और ATP संश्लेषण की इस क्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण का नाम दिया गया। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? ऑर्नन तो उनके सहयोगियों ने 1954 में प्रकाश की ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की और इन्होंने बताया कि यह प्रक्रम दो प्रकार से होता है। एक है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये देखते हैं इसके बारे में। यह क्रिया तीव्र प्रकाश में संपन्न होती है। इस प्रक्रम में वर्णक तंत्र 1 तथा वर्णक तंत्र 2 दोनों भाग लेते हैं। यह प्रक्रम केवल ग्रेना थैलाकोइड्स में संपन्न होता है। इस प्रकरण में जल की फोटोलिसिस होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस चक्र में ATP तथा NADP/2H का निर्माण भी होता है। इस चित्र के द्वारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया है, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, आगे बिंदुवार हम इसका विवरण देंगे। संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि सबसे पहले P700 जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो अणु होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और ऊर्जान्वित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा फिर ये NADP को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जब P700 से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, उसके ठीक कुछ समय बाद P680 अर्थात PS जो सेकंड का अणु होता है, ये भी प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके ऊर्जान्वित होता है और इससे भी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा से होते हुए PS फर्स्ट में चले जाते हैं और इसी समय यहाँ पर P700 में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको पूरा करने के लिए जल की फोटोलिसिस होती है, H2O की फोटोलिसिस होती है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है तथा 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जो H+ निकलते हैं वे NADP से संयुक्त होकर NADP/2H का निर्माण करते हैं तथा जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है तथा इलेक्ट्रॉन्स P680 में जाकर उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरी करते हैं। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं को हम यहाँ देखते हैं। इस प्रक्रम में वर्णक तंत्र प्रथम व द्वितीय दोनों भाग लेते हैं। वर्णक तंत्र प्रथम प्रकाश के फोटोन को अवशोषित करता है और ऊर्जान्वित हो जाता है। फलतः PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही P700 द्वारा तथा फिर यह इलेक्ट्रॉन NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फलस्वरूप P700 का अणु ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, फिर PS2 का भी जो अणु होता है, PS2 जो होता है, विभिन्न प्रकार के फोटोन को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है और ऊर्जान्वित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, जो कि P680 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। P680 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसियानिन से होता हुआ PS फर्स्ट में चला जाता है। इस प्रकार PS फर्स्ट अपचयित हो जाता है। PS2 जब PS2 द्वारा प्रकाश के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो जल का प्रकाशीय अपघटन भी हो जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व चित्र में आपको बताया, और जिससे ऑक्सीजन, प्रोटॉन व जल के साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। इस चित्र में, इस रिएक्शंस में आपको दिखाया गया है कि H2O का किस प्रकार से वियोजन होता है। H+OH- में OH इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता है, OH के द्वारा H2O और O2 का निर्माण होता है। जो हमारे इसका जो सारांश होता है 2H2O के द्वारा O2 + 4H
प्रोटॉन्स निकलते हैं तथा 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये H+ NADP से संयुक्त होकर NDP×2H का निर्माण करते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये PS2 में जाकर उसको बैलेंस करने का कार्य करते हैं। जब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण PS2 ऑक्सीकारक हो जाता है अतः उसे पुनः अपचयित करने के लिए जल के अपघटन से जो बने इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे प्रदान कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर PS2 पुनः अपचयित हो जाता है, पीछे से उसी का अणु जो होता है वो पुनः अपचयित हो जाता है। इस क्रिया में जल से उत्पन्न H+ आयन जो होते हैं वे PS1 से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर NADP से मिलकर NADP×2H का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में NADP जो होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इस जो क्रिया हो इसको सारांश में हम लोग बच्चों देखते हैं यहाँ पर इस चित्र के द्वारा किस प्रकार से फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ये और यहाँ पर क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है NADP×2H में चला जाता है तो फिर क्या होता है फोटो सिस्टम सेकंड से ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये भी फोटो सिस्टम सेकंड प्रकाश के फोटोन को ग्रहण कर ऊर्जान्वित होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है जो साइटोक्रोम्स या विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम्स से होता हुआ इस फोटो सिस्टम फर्स्ट में चला जाता है। और फोटो सिस्टम सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पर जल की फोटोलिसिस होती है, प्रकाशीय अपघटन होता है और H+ और ½ बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड में चले जाते हैं। H+ अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो NADP से मिलकर NADP×2H का निर्माण करता है तथा ½ जो होती है ये बाहर वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रकाश तंत्र 2 से इलेक्ट्रॉन परिवहन के समय ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा से ATP का संश्लेषण होता है। इस प्रकार की प्रकाश की उपस्थिति में ATP संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस क्रिया में वर्णक तंत्र 2 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन उसी तंत्र में वापस नहीं पहुंचते हैं अतः इस क्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम लोग जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन आइए देखते हैं इसके बारे में बच्चों। यह चक्र स्ट्रोमा तथा ग्रेना लैमेली दोनों में संपन्न होता है। यह चक्र कम प्रकाश में संपन्न होता है। इसमें केवल एक वर्णक तंत्र PS700 या PS1 जो है वो भाग लेता है। PS1 प्रकाश के फोटॉन को ग्रहण कर ऊर्जान्वित होता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों साइटोक्रोम B6, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसियानिन से होते हुए पुनः P700 में वापस आ जाता है। इस चक्र में 2 स्थानों पर ATP का निर्माण होता है, साइटोक्रोम B6 और फेरडॉक्सिन के बीच में तथा फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में। आगे इस बात को एक चित्र के द्वारा आपको दिखाते हैं भी। चूंकि इस क्रिया में पर्णहरिम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अनेक ग्राहियों से होता हुआ पुनः पर्णहरिम में वापस लौट आता है अतः इस क्रिया को चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। इस चित्र में इस क्रिया को दिखाया गया है कि किस प्रकार से PS1 P700 का जो अणु होता है प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जान्वित होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ग्राही जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से होता हुआ पुनः P1 में फोटोसिस्टम प्रथम में वापस लौट आता है। ये इलेक्ट्रॉन 2 स्थानों पर फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम B6 के बीच में ATP का निर्माण होता है तथा साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में भी ATP का निर्माण हो रहा है। इस चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया में इसको दिखाया गया है। बच्चों अब हम लोग इसकी क्रियाविधि है प्रकाश संश्लेषण की, इसका जो द्वितीय चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या होता है ये अप्रकाशिक अभिक्रिया। यह प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था होती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। क्या अर्थात हुआ? अर्थात यह जो क्रिया होती है
यह रात में भी हो सकती है किंतु दिन में भी हो सकती है, दिन में भी होती है। जब दिन में होती है किंतु इसमें प्रकाश का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसको आप लोग इस तरीके से मत समझिएगा कि लाइट रिएक्शन दिन में होती है और डार्क रिएक्शन अंधकार में, जैसा उसका नाम है अंधकारमय प्रक्रिया डार्क रिएक्शन, तो रात में होती है। तो रात में नहीं होती, दिन में ही होती है, किंतु इस क्रिया में प्रकाश का कोई उपयोग नहीं होता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का शर्करा में अपचयन होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन का स्थिरीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है केल्विन चक्र के द्वारा, नंबर 2 है हैच-और-स्लैक चक्र के द्वारा और नंबर 3 है कैम चक्र के द्वारा। ये अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार के चक्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा कार्बन का स्थिरीकरण होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं बेंसन केल्विन चक्र के बारे में। इस चक्र की खोज बेंसन और केल्विन तथा उनके साथियों ने की थी। इस चक्र की खोज पर उन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस चक्र में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण को दर्शाया गया है। यह चक्र C3 पौधों में पाया जाता है, इसलिए C3 चक्र भी कहते हैं। यह चक्र जो हमारा केल्विन चक्र है ये C4 पौधों में भी पाया जा सकता है, किंतु C3 पौधों में हैच-एंड-स्लैक साइकिल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, C4 पौधों में बेंसन केल्विन तो हो सकता है किंतु C3 पौधों में हैच-एंड-स्लैक नहीं होता। यह क्रिया जो चक्र होता है जो हमारा बेंसन केल्विन है 3 चरणों में पूरा होता है। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन होता है, नंबर 2 रिडक्शन होता है और नंबर 3 रीजनरेशन की क्रिया होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलेशन, जिसे कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया में रेगुलोज 1-फॉस्फेट अर्थात RuBP का जो अणु होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-PGA का निर्माण करके 2 अणु बनाता है। इस क्रिया में 6 अणु RuBP के द्वारा 12 अणु PGA का निर्माण होता है, 12 अणु PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। द्वितीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया के द्वारा 12 अणु PGA के द्वारा 12 अणु 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बनते हैं। दूसरा इसका चरण है अपचयन। इस क्रिया में PS2 में बने हुए NADP×2H के द्वारा जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अपचयित होकर 3-ग्लिसरल्डिहाइड या 3-PAGL के अणुओं का निर्माण करता है। रिबलोज 5-फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति जिसको रिजनरेशन कहते हैं। 3-PAGL के जो 12 अणु होते हैं, जब ये 12 अणु बनते हैं इनमें से जो 2 अणु होते हैं, 10 अणु जो होते हैं रिबलोज 5-फॉस्फेट या RuBP के निर्माण के लिए पुनः प्रयुक्त कर लिए जाते हैं तथा जो 2 अणु होते हैं उनके द्वारा सुक्रोज या स्टार्च का निर्माण किया जाता है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर रिबलोज RuBP के 6 मोल होते हैं, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मोल बनते हैं। इन 12 मोल्स में से 10 मोल पुनः 6 जो मोल RuBP के निर्माण के हेतु प्रयुक्त हो जाते हैं और 2 मोल के द्वारा जो होता है इसका जो प्रदर्शन पुनः सुक्रोज या स्टार्च की प्राप्ति होती है, जिसको उस चित्र में दिखाया गया है। वहाँ देखिए उस चित्र में जो अगला दूसरा चित्र है उसमें 2 मोल जो हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के होते हैं, दोनों मिल करके फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, जो कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट में परिवर्तित होकर के फिर सुक्रोज, स्टार्च या किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस क्रिया में हमने कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन को अलग अलग दिखाया है, जिसमें रिबलोज 1,5-फॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का रिडक्शन होता है और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु का निर्माण होता है, जिसमें से 10 अणु रिजनरेशन की क्रिया के द्वारा रिबलोज 1,5-बाइफॉस्फेट RuBP का निर्माण करते हैं तथा जो 2 अणु होते हैं वे सुक्रोज और स्टार्च का निर्माण करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं और हैच-और-स्लैक चक्र के विषय में या C4 चक्र के विषय में जानते हैं। MD हैच व CR स्लैक ने 1966 में मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में जैसे गन्ना, मक्का, घास आदि में कार्बन स्थिरीकरण के लिए एक नए प्रकार को बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 2 बार होता है और ऐसे पौधे C4 पौधे कहलाते हैं। नंबर 1 पर्णमध्योतक कोशिकाओं। C4 पौधों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं के हरित कणक जो होते हैं उसमें उपस्थित जो फॉस्फेनल पायरुविक अम्ल होता है
उसके द्वारा वायुमंडल से CO2 ग्रहण की जाती है, फलस्वरूप ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। शीघ्र ही ये जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है ये मैलिक अम्ल में या एस्पार्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और ये इस रूप में यह बंडल आच्छादित कोशिकाओं से में प्रवेश कर जाता है। इसको हम लोग आगे एक चित्र के द्वारा भी बताते हैं आपको। इस चित्र में देखिए क्या हुआ, ये जो हमारा फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड होता है CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और ये क्रिया मेसोफिल सेल्स में संपन्न होती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक अम्ल जो है बंडल शीत कोशिकाओं में, बंडल आच्छादित कोशिकाओं में प्रवेश करता है और क्या होता है, ये पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और इससे जो CO2 निकलती है उससे केल्विन चक्र में प्रवेश करती है और ये पायरुविक अम्ल जो होता है पुनः क्या होता है, ये मेसोफिल कोशिकाओं में वापस लौट आता है और फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। बंडल, इसको आगे देखते हैं, उसी का जो विवरण है। जब मेसोफिल कोशिका से मैलिक अम्ल बंडल शीत कोशिका में प्रवेश करता है तो मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पर जैसे आपने देखा था मैलिक एसिड क्या होता है, ऐसा डिकार्बोक्सिलेशन होता है अर्थात CO2 बाहर निकल जाती है और पायरुविक अम्ल CO2 बाहर और पायरुविक अम्ल बनता है। यह पायरुविक अम्ल पुनः परमध्योतक कोशिकाओं में वापस आ जाता है जहाँ पुनः फॉस्फेनॉल पायरुविक अम्ल में बदला जाता है और यह चक्र इस प्रकार से पूर्ण होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात है, आप नोट करिए इसको, एस्पार्टिक अम्ल के डीएमिनेशन से ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है और इसके द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल के डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा मुक्त CO2 का स्वांगीकरण होता है अर्थात बंडल शीत कोशिकाओं के हरिम कणक में पहले से उपस्थित जो RUBP है उसके द्वारा ये ग्रहण कर ली जाती है। इस स्वांगीकृत CO2 के द्वारा केल्विन चक्र के माध्यम से फिर शर्करा का संश्लेषण कर दिया जाता है, जैसा हमने वहाँ बताया था। तो इस प्रकार से C3 पौधों में इस CO2 का एसिमिलेशन के द्वारा शर्करा का संश्लेषण होता है और ये चक्र जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे शुरू CO2 का ये हुआ और फिर इससे CO2 के द्वारा यहाँ एसिमिलेशन हुआ केल्विन चक्र में और इससे सुक्रोज का निर्माण हो गया और ये पायरुविक अम्ल से पायरुविक एसिड और फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड पुनः प्राप्त हो गया। आइए अब देखते हैं प्रकाशीय श्वसन या फोटोरेस्पिरेशन के विषय में। यह प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करने, कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की क्रिया है जिसको प्रकाशीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो होती है वो डेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी और इसे इन्होंने तंबाकू की पत्तियों में देखा था। ये सभी C3 जो पादप होते हैं उनमें तेज प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है, किंतु मक्का, गन्ना और चौलाई के जो पौधे होते हैं उनमें ये उपस्थित नहीं होता है। इस क्रिया में हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम्स की आवश्यकता होती है। यह क्रिया रुबिस्को एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका नाम आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि जो प्रकाशीय श्वसन है वो रुबिस्को एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है। रुबिस्को एंजाइम प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम होता है जो कि दो विपरीत प्रकार की जो अभिक्रियाओं को प्रेरित व संचालित करता है। ये एक कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है और दूसरी ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है जिसको ये संचालित करता है। इसकी जो क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, जो इसकी कार्बोक्सिलेशन 2 चरण है। इसमें क्या होता है, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके फॉस्फोग्लिसरिक कण के 2 अणु बनाता है जो कि केल्विन चक्र को प्रारंभ करते हैं। ऑक्सीजनेशन, इसमें एंजाइम RUBP का ऑक्सीजन के साथ संयोग ऑक्सीजन होता है जिसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की अधिकता, प्रकाश तथा CO2 की कमी के समय होती है। इस क्रिया में RUBP रिबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ संयोग कर फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है तथा फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है। शीघ्र ही यह फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यह ग्लाइकोलिक अम्ल हरितलवक से पेरोक्सीसोम्स में प्रवेश करते हैं और जहां पर ग्लाइसिन में परिवर्तित होता है। आइए इसका चित्र को हम लोग चित्र में आगे देखने का कार्य करते हैं। जैसे ये हरितलवक है, यहाँ पर क्या होता है, इस केल्विन चक्र ये जो CO2 RUBP ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और ये जो ग्लाइकोलिक अम्ल है ये फिर कहाँ चला जाता है, पेरोक्सीसोम्स में चला जाता है। ये हरितलवक, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं और पेरोक्सीसोम्स में ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोजाइलिक एसिड तथा ग्लाइसिन में परिवर्तित हो जाता है और जो ग्लाइसिन होता है फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन सीरीन में परिवर्तित होता है और ये सीरीन पुनः पेरोक्सीसोम्स में वापस लौट आता है जहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का संश्लेषण करता है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल पुनः हरितलवक में आकर केल्विन चक्र को गति देता है, ये केल्विन चक्र प्रारंभ करता है। इसके
पूर्व में चलते हैं। ग्लाइसिन के अणु जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, जहां पर जल व NAD से मिलकर सीरीन नामक एमिनो अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण बनाते हैं। यह सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से पुनः पेरोक्सिसोम्स में आ जाता है, जहां पर यह फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। यह फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल पुनः हरितलौक में चला जाता है, जहां पर यह C3 चक्र अर्थात केल्विन चक्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार से यह क्रिया संपन्न होती है। आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। इस क्रिया का कोई जैविक महत्व नहीं है, कोई स्पष्ट महत्व नहीं है। यह वास्तव में एक नष्टकारी क्रिया होती है। इसमें पौधों की उत्पादकता कम होती है। यह क्रिया ATP के निर्माण से भी संबंधित नहीं होती है। इस चित्र को हम लोग देख ही चुके हैं। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार किसी कारक की वह मात्रा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है उसे निम्नतम बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है उसे अनुकूलतम बिंदु कहते हैं, और कारक की वह सीमा जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उसे प्रकाश संश्लेषण का उच्चतम बिंदु कहते हैं। और ये तीनों बिंदु कार्डिनल बिंदु कहलाते हैं। ब्लैकमैन ने इस विचारधारा का खंडन किया और उन्होंने 1905 में बताया कि यदि किसी अभिक्रिया पर अनेक कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान वाला हो। केवल इस कारक की मात्रा में वृद्धि से क्रिया की दर को बढ़ाया जा सकता है। इस कारक को ही उन्होंने सीमा कारक या सीमाबद्ध कारक का नाम दिया। आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव होता है। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश रंग का प्रभाव। इसमें प्रकाश संश्लेषण लाल किरणों में सबसे अधिक तथा नीली किरणों में उससे कम तथा हरी किरणों में बिल्कुल कम होता है। तीव्रता, प्रखर प्रकाश में उगने वाले पौधों को प्रकाशरागी तथा छाया में उगने वाले पौधे छायारागी कहलाते हैं। जो पौधे प्रकाशरागी होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। अवधि, पौधों के लिए जो 10 से 12 घंटे का प्रकाश पर्याप्त होता है। लगातार प्रकाश देने से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान का प्रभाव देखते हैं। अधिकांश पौधों के लिए अनुकूलतम 25 से 30 डिग्री होता है। 10 डिग्री से कम और 25 डिग्री से अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी कम हो जाती है। जल का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की केवल 1% से कम भाग की आवश्यकता होती है, किंतु जल की कमी होने से CO2 की उपलब्धता भी घट जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती। आइए अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की 0.03% से 0.04% मात्रा होती है। जैसे CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, अर्थात 15 से 20 गुना तक वृद्धि होने तक प्रकाश संश्लेषण, अगर CO2 की मात्रा 15 से 20 गुना तक अधिक हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, किंतु इससे जो अधिक मात्रा होती है वो पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। अब कुछ आंतरिक कारक देख लेते हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। पर्णहरिम, प्रकाश संश्लेषण पर्णहरिम की मात्रा बढ़ने के साथ बढ़ता है। जीवद्रव्य कारक, यदि किसी पौधे को अंधेरे से प्रकाश में लाया जाता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तुरंत शुरू नहीं हो पाती है। पत्ती की आंतरिक रचना, यदि पत्ती में जो उपस्थित रंध्र हैं उनकी संख्या, पत्ती में उपस्थित हरितलौक की व्यवस्था, इन सब का प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि वे सही मात्रा में और सही जगह व्यवस्थित हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी। यदि ये विपरीत परिस्थितियों को प्रदर्शित करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग इस अध्याय का गृह कार्य देख लेते हैं। हम लोगों ने उससे पहले आप एक बार देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने जो अध्ययन किया, आशा है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने जो प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, कैम चक्र, हेटेरोस्लेक चक्र आदि का अध्ययन किया। इसके विषय में आप लोगों ने विधिवत अध्ययन पाया होगा। अब इसका गृह कार्य या क्रियात्मक कार्य के विषय में आपको देते हैं जो आपको घर से करना है और इसको काफ़ी मनन के साथ आपको करना होगा। आपको प्रथम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में केल्विन का क्या योगदान है। इसको आप अपने शब्दों में लिखिए, इसको समझिए और लिखिए। हिल अभिक्रिया क्या होती है बताइए। देखा होगा आपने प्रकाशिक अभिक्रिया, उसी के बारे में लिखना है। C3 तथा C4 पौधों में क्या क्या अंतर होते हैं, इनको आपको सोच समझकर लिखना है। हरितलवक के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, आप बताइए इसको।
रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, मैंने पढ़ाते समय भी इसके अध्ययन के समय बताया था, बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसके विषय में आपको बताना है। यदि अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे को लगातार अंधेरे में रखा जाए तो उस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, किसी एक प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। ये जो प्रश्न है आप लोग इसको अच्छी भली भांति इसको करिएगा। आशा है इस अध्याय के जो दोनों भाग हैं इनके अध्ययन से आपको प्रकाश संश्लेषण के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।